हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों, हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं, लेट्स से Q1 एंड Q2 दोनों ही सेम पोलैरिटी के हों, तो ऐसे केस में उनके ऊपर लगने वाला फोर्स रिपल्सन होता है। और अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 अपोजिट पोलैरिटी के हों, तो उनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वह अट्रैक्टिव होगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है, तब इनके ऊपर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इसमें फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने को मिला, बट अगर हम फोर्स का डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसमें दो चार्जेस लिए, लेट्स से Q1 एंड Q2। ओरिजिन की तरफ से Q1 को जब हम ज्वाइन करेंगे सो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम ओरिजिन। उसी प्रकार से हम ओरिजिन की तरफ से Q2 को ज्वाइन करेंगे, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम ओरिजिन। ओके, सो R1 and R2 are the position vector of charge Q1 and Q2 from origin respectively। अगर बच्चों हम Q1 से Q2 की तरफ जाएं और डिस्टेंस मेजर करें, लाइक Q1 से Q2 की तरफ डिस्टेंस मेजर करें, तो इसे क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करने की ज़रूरत है। सो अगर हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो लिखेंगे R12, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। और अगर हम 2 से 1 की तरफ जाते हैं, 2 से 1 की तरफ, तब हम लिखेंगे R21। सो R12 और R21 दोनों ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं। ठीक है बच्चों, अब मान के चलिए दोनों ही चार्जेस लाइक चार्जेस हैं। बच्चों, अगर दोनों ही चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वह रिपल्सन फोर्स होगा। ऐसे केस में हमारा वेक्टर अगर Q2 से निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। और Q1 की तरफ लगने वाला फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 कहलाएगा। सो F12 को क्या रीड करेंगे बच्चों? F12 इज व्हाट? F12 इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 एंड F21 इज व्हाट? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। अब हम इनके बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से F12, दिस इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। यह कितना होगा बच्चों? K Q1 Q2 डिवाइड बाई Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे लेंगे? सो देखिए, Q1 और Q2 के बीच में आपको डिस्टेंस R12 और R21 दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? तो हम F12 को देखेंगे। F12 के डायरेक्शन में बच्चों R21 है, तो हम डिस्टेंस कितना लेंगे? R21। इसका लेंगे हम मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे, R21 यूनिट वेक्टर। बच्चों, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगा, मीन्स F12 के डायरेक्शन में R21 होगा। और हम R21 को, यूनिट वेक्टर R21 को लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। बच्चों, इसी प्रकार हम F21 को भी लिख सकते हैं। F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई, अब F21 के डायरेक्शन में देखिए, F21 के डायरेक्शन में R12 है, सो हम यहाँ लेंगे R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12। बच्चों, R12 कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए अब R12 और R21 को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों देखिए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। मान के चलिए ये कोई वेक्टर है A,
और कोई दूसरा वेक्टर है b। अगर मुझे a प्लस b करना है, a और b के रिजल्टेंट को जानना है, तो मुझे इस a और b को क्लोज करना होगा और क्लोज करने वाली जो साइड होगी वह a और b के कंटिन्यूअस लाइन को अपोज करेगी। मीन्स a का डायरेक्शन, b का डायरेक्शन एक सीक्वेंस में जा रहा है और वेक्टर c इसे क्लोज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर c इज द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस b। चलिए अब हम फाइंड करते हैं वेक्टर r12 एंड वेक्टर r21। देखिए फिगर में आप देख सकते हैं वेक्टर r2, दिस इज पोजीशन वेक्टर r2 फ्रॉम ओरिजिन। सो वेक्टर r2 प्लस वेक्टर r2 के डायरेक्शन में क्या है, r21, वेक्टर r21, ये दोनों किसके इक्वल होंगे बेटा, वेक्टर r1 के। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं r21 इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2। सिमिलरली हम जब वेक्टर r1 को देखते हैं, सो वेक्टर r1 प्लस उसके डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है बच्चों, वेक्टर r12। सो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r12 इज इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन में r2। सो यहाँ से r12 हम लिख सकते हैं r2 माइनस r1। आप क्लियरली इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, आपको समझ में आएगा r12 r21 के इक्वल है बट अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। देखिए r21 कितना है, r1 माइनस r2, और r12 कितना है, r2 माइनस r1। मीन्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर सकते हैं फोर्स के एक्सप्रेशन में। तो देखिए F12 को कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई, देखिए R21 को क्या लिखेंगे बेटा, R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एंड यूनिट वेक्टर R21 कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। सिमिलरली F21 को हम लिखेंगे K Q1 Q2 बाई, अब देखिए इसमें हमारा R12 है तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 स्क्वायर। दिस इज R2 माइनस R1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। जब आप इन इक्वेशन, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे F12 F21 के इक्वल है बट अपोजिट साइन है। क्यों ऐसा हुआ, अपोजिट साइन कैसे आया, देखिए इस पैरामीटर की वजह से। यहाँ R1 माइनस R2 है और यहाँ पे R2 माइनस R1 है। रेस्ट जो भी क्वांटिटी है वो तो मैग्नीट्यूड है। सो मैग्नीट्यूड नेगेटिव का भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहेगा ही। डायरेक्शन के वजह से दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोलंबियन जो फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।